लेकिन आज के मेरठ का सूरत हाल पहले जैसा नहीं। विकास की धीमी चाल से जूझते मेरठ में सड़कें खस्ताहाल है, बिजली पानी की समस्या बरकरार है और उद्योग बदहाली की तरफ बढ़ रहा है। इस बीच जनप्रतिनिधियों के दावे हैं कि विकास तो हुआ है। आज इलाके की तस्वीर में बात करेंगे मेरठ संसदीय क्षेत्र की। तो 1857 की क्रांति की गवाह बने मेरठ का जिक्र पुराणों से लेकर इतिहास के पन्नों तक में दर्ज है। पश्चिमी यूपी में मेरठ अपनी एक खास पहचान रखता है। शायद यही वजह है कि हर राजनीतिक दल के लिए मेरठ एक बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन मेरठ की जनता के हाथ क्या लगा, उम्मीदें और वादे कितने परवान चढ़े, चलिए देखते हैं यहाँ के इलाके की तस्वीर। 1857 की क्रांति का आगाज जिस वीर भूमि से हुआ, जहां से आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले और सबसे मजबूती से आवाज उठी, वो जगह है मेरठ। मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख इलाकों में से एक है। भारतीय राजनीति में भी मेरठ की एक सशक्त भूमिका है। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर कभी बीजेपी का तो कभी कांग्रेस का, कभी बीएसपी का कब्जा रहा। 1991 से 1998 तक बीजेपी के स्वर्गीय ठाकुर अमरपाल यहां से सांसद रहे। वहीं 1999 में यहां कांग्रेस के अवतार सिंह भड़ाना ने जीत दर्ज की। 2004 में मेरठ की जनता ने बीजेपी और कांग्रेस से अलग बीएसपी के शाहिद अखलाक को जीत दिलाई। 2009 में मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और राजेंद्र अग्रवाल सांसद बने। मेरठ जिले में 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का दबदबा है। ये सीटें हैं मेरठ शहर, मेरठ दक्षिण, कैंट और सरधना, जबकि 3 विधानसभा सीटों पिठौर, सिवाल खास और हस्तिनापुर पर एसपी का कब्जा है। मेरठ की जनता ने बदलते वक्त के साथ मेरठ को जितना बदलते देखा, उतना ही सत्ता को भी। लेकिन मेरठ की जनता के हाथ आज भी खाली हैं और शहर में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सड़कें तो हैं, लेकिन इनका होना न होना बराबर है। हालत यह है कि लोग खुद इन सड़कों पर चलने से डरने लगे हैं। तो हमारे क्षेत्र में सड़कों का तो जो बुरा हाल है वो नरक से भी बदतर है। 8-8 फुट गहरे गड्ढे हैं, रोज बाइक वाला गिर रहा है, बच्चे गिर रहे हैं, स्कूलों के रिक्शा पलट रहे हैं, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। और रोड्स की भी काफी वो प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे रोड्स टूटी रहती है, इससे हादसों का भी डर है। जैसे कल रात को मैं आ रही थी स्कूटी से, तो लाइट चली गई तो गड्ढे दिखे ही नहीं मुझे, मैं गिरने का भी डर है, एक्सीडेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं। काफी इस तरह की प्रॉब्लम्स है यहाँ। शहर का तो जो हाल है, सड़कें हो, पानी हो, सीवर हो, चाहे लाइट हो, बिजली हो, कोई भी चीज है, शहर तो सबसे पीछे की दृष्टि में है, पीछे खड़ा है। शहर में विकास नाम कुछ चीज जाम लगना तो जैसे आम बात हो गई है, मानो लोगों ने भी अब इसकी आदत सी डाल ली हो, क्योंकि उन्हें भी शायद उम्मीद नहीं कि उन्हें सड़क पर रोज लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। विकास तो बहुत दूर की चीज है। यहाँ तो जो मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए जनता को, वो भी नहीं मिल पा रही है। और दूसरा, वो दावा भी गलत कर रहे हैं। जिला कितनी तरक्की कर रहा है, उसकी तस्दीक यहाँ के दम तोड़ते उद्योग कर रहे हैं। व्यापारियों और उद्यमियों के हाल बुरे हैं। बिजली की कमी के चलते व्यापार बंद होने की कगार पर आ गए हैं। उद्यमी पलायन को मजबूर हो रहे हैं और तो और इनका कहना है कि जनप्रतिनिधि भी इनकी आवाज नहीं उठा रहा। दिक्कत है व्यापारियों को। बिजली की व्यवस्था की है, बिजली आए दिन भगी रहती है, टाइम टेबल कुछ नहीं है। किसी भी टाइम भगा देते, किसी टाइम आ जाती है। परेशानी है, कोई चीज टाइम पर नहीं मिल पाती। जनप्रतिनिधि वोट लेने आ जाते हैं, मगर कोई हमारी आवाज नहीं उठाता। व्यापारियों की कोई बात हो जाती है तो कोई चलता नहीं है, कोई मिलता नहीं है टाइम पर। हर तरह से परेशान है। और पूरे जिले में अराजकता का माहौल है, व्यापारी का उत्पीड़न हो रहा है। चुनाव आते हैं, सब लोग लीड करते हैं, आते हैं, लेकिन फिर गायब हो जाते हैं 5 साल के। सांसद जी व्यापारियों की स्थिति पर चिंता जता रहे हैं, लेकिन क्या चिंता से बात बनेगी? देखिए, जब तक व्यापारी को या उद्यमी को 2 चीजें अनिवार्यतः चाहिए। एक तो ढांचा चाहिए, यानी बिजली चाहिए, सड़कें चाहिए, सुविधाएं चाहिए मूलभूत, और साथ साथ सुरक्षा चाहिए। और ये दुर्भाग्य है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है, उसमें खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से बहुत ही चिंताजनक स्थिति में है और यहाँ के व्यापारी भाग रहे हैं।
छात्र भी अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंतित हैं। यूं तो मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, लेकिन समय से परीक्षा न होने और रिजल्ट में देरी की वजह से छात्रों के भविष्य पर संकट बना रहता है। छात्रों के सामने तो बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसको चाहे एडमिशन की प्रक्रिया हो, चाहे उसमें एग्जाम की प्रक्रिया हो, और ऐसी तमाम समस्याएं फीस को लेकर हैं। और हमारे जो भारत के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी युवा हैं, सब उससे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। टाइम पर कभी भी एग्जाम नहीं हो पाते, टाइम पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाती। उसके बावजूद जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि हो, हमारी समस्या नहीं उठाता है। चाहे विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, जितने प्रतिनिधियों को हम वोट बनाकर बात तो करते हैं वो युवाओं की, मगर युवाओं की बात करने के बाद में कोई भी व्यक्ति, ऐसा जनप्रतिनिधि जो हमारी मांगे हैं, उनको लोकसभा में नहीं उठाता है। छात्रों की जो मेन समस्याएं हैं, एक तो एडमिशन है, रिजल्ट है और एग्जाम है, तीनों मेन समस्याएं हैं। और छात्रों ने इनके लिए संघर्ष भी किया है, लड़ाई भी लड़ी है, लेकिन जो मेन समस्याएं हैं वो केवल एक आंदोलन के तहत, लेकिन जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो इस बात को समझें और वोटों की राजनीति ना करके इस पर ध्यान दें तो ये समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। मेरठ में हाईकोर्ट की एक बेंच की मांग लंबे समय से वकील करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। वकीलों की माने तो जनप्रतिनिधियों के सत्ता में आते ही सुर बदल जाते हैं। ये हाईकोर्ट की बेंच की मांग हमारी 58 वर्ष पुरानी मांग है। ये सरकारें ये पार्टी जब सरकार में आती हैं तब तो हाईकोर्ट बेंच को देने को तैयार नहीं होती, लेकिन जब विपक्ष में होती हैं तो समर्थन में जरूर बोलते हैं। बेसिकली मेरा कहना यह है कि इसके अंदर किसी भी पार्टी की नीयत इसके अंदर साफ नहीं है। सांसद जी कोशिशों के दावे से पीछे नहीं हट रहे, उनसे ही जान लेते हैं कैसे वो वकीलों की मांग पर ध्यान दे रहे हैं। हाईकोर्ट की बेंच की बात थी, अभी तक वो विषय चल ही रहा है। उम्मीद है कि इस लोकसभा के कार्यकाल के अंतिम दिनों में हो सकता है वो स्वीकार कर लिया जाए। तो विपक्ष भी अब सांसद जी को उनके विकास के दावों पर घेर रहा है और खुद पूछ रहे हैं, कहाँ हुआ विकास। हमने बहुत उम्मीदों के साथ अपने प्रतिनिधि चुने होते हैं और उसके बाद हमें ये दिन देखना पड़े और मन को महसूस के हर वक्त बस व्यवस्था को कोसना पड़े, तो इसके लिए तो मैं समझता हूँ कि फिर आदमी डामाडोल हो ही जाता है। वहीं सांसद जी विकास न हो पाने के पीछे केंद्र और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं और सहयोग न मिलने की बात कहते हैं। तो ये एक ऐसी कमी है कि प्रदेश सरकार की स्थिति, उसके कारण से अवसर निरंतर घटते चले जा रहे हैं और केंद्र सरकार की योजनाओं के अभाव में नए अवसर बन नहीं रहे हैं। मैंने दोनों की तरफ चिंता जताई, जिनमें से 16 करोड़ 50 लाख रुपए विकास कार्यों पर खर्च किए गए। सांसद निधि से सड़कों, नालियों, खड़ंजों को बनवाया गया, स्कूल कॉलेज का निर्माण कराया गया। 16.5 करोड़ हमको प्राप्त हो चुके हैं, अभी 2.5 करोड़ बाकी हैं और उनमें से लगभग 15.5 करोड़ 15 करोड़ के खर्च हो चुके हैं। छोटे छोटे काम इसके अंदर संभव होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि लगभग 200-250 से अधिक काम पूरे क्षेत्र के अंदर हुए हैं। वो गलियां हैं, सड़कें हैं, छोटी मोटी खड़ंजे हैं, स्कूल कॉलेजों को दिया हुआ धन है, कुछ इसी प्रकार के अन्य काम में, कुछ हमारे जो शमशान हैं उनके ऊपर शेड बनवाए गए हैं। ऐसे लगभग 250-300 काम इसके अंदर संपन्न हो चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1 महीने के अंदर बाकी निधि भी खर्च होकर के ये कार्य पूरे हो जाएंगे। वहीं सांसद जी का कहना है कि उनके प्रयासों से लोगों को एक और ट्रेन का तोहफा मिला है। हम शुरू से मांग कर रहे थे कि नौचंदी के अलावा भी एक ट्रेन होनी चाहिए, तो राज्य रानी एक्सप्रेस हमको मिली, 1.5-2 साल के अंतर पर ही मिल गई। इसके अलावा कुछ अन्य जो बुनियादी समस्याएं उनको भी हल करने में हमने सफलता प्राप्त की है। सांसद जी ने तो जनता की उम्मीदों पर खरा न उतर पाने पर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए केंद्र और राज्य पर ठीकरा फोड़ दिया, लेकिन क्या जनता इस दलील से इत्तेफाक रखेगी? क्योंकि जनता ने तो विकास की जिम्मेदारी अपने जनप्रतिनिधि को दी थी। खैर, एक बार फिर से चुनावी मौसम है और जनता इसी उम्मीद के साथ अपना सांसद चुनेगी कि मेरठ अब विकास से महरूम न रहे। मेरठ से राजीव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मेरठ की जनता कितनी खुश है और कितनी उम्मीदें पूरी हुई हैं, सांसद जी कितने खरे उतरे हैं जनता से किए वादों पर, अभी आपने खुद देखा। बहरहाल यहां रुकेंगे, लेकिन जब लौटेंगे तो बात होगी सियासत की बात वासिम के साथ।
इतनी सब चीजें क्यों? मम्मी को बोलो सिर्फ ये काफी है। नया सर्फ एक्सेल बार, इसमें है नील, ब्लीच, नींबू और विनेगर की शक्ति। बिना सोचे कहीं दूर, मीलों मील बस निकल जाना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जब ऑफिस की थकान ऑफिस में ही छोड़ाते। देश भर में सबसे पसंदीदा 125 सीसी बाइक सीबी शाइन, ऐसा पावर, कंफर्ट और माइलेज का कॉम्बिनेशन कि हर विनर को बहुत अच्छा लगता है। गुडनाइट एडवांस एक्टिव प्लस। जब बहुत सारे मच्छर हो तो ऐसे एक्टिव मोड पे पुश करो। दो मच्छर हो तो नॉर्मल मोड पे पुश करो। हाथी मच्छर हो तो मेरा सर नहीं, एक्टिव मोड पे पुश करो, खुश रहो। गुडनाइट एडवांस एक्टिव प्लस, पुश करो खुश रहो। Eon, the future of energy lighting. Let's energize our savings with lower energy consumption. Eon LED lighting, energizing smiles. एनसीपी नेता जीपी त्रिपाठी ने कांग्रेस और बीजेपी की रैलियों पर निशाना साधा है। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के खास प्रोग्राम सियासत के बाद में अपनी बेबाक राय रखते हुए डीपी त्रिपाठी ने कहा कि मोदी ने चाय बेची है, गरीबी को देखा है, लेकिन सबसे खर्चीली रैलियों में बोल रहे हैं। इस अंतर विरोध को समझना होगा। हालांकि उन्होंने प्रफुल्ल पटेल की बात का समर्थन करते हुए कहा कि गुजरात दंगों के मामले में अदालत के फैसले का सम्मान होना चाहिए। डीपी त्रिपाठी ने यह भी कहा कि कांग्रेस सहयोगी दलों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती। जो लोग प्रायोजित कहें या लाई हुई भीड़ के दम पर बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं इस तरह के चुनावी रैलियों में, जो लोग इन चुनावी रैलियों में करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके गरीबों की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर उनको सत्ता मिलती है तो वे गरीबों के लिए नीतियां बनाएंगे, बेरोजगारों के लिए नीतियां बनाएंगे, आर्थिक व्यवस्था को गरीब और बेरोजगारों से जोड़ के चलाने की कोशिश करेंगे, जो अर्थनीति होगी देश की। आपको लगता है कि जब हम कॉरपोरेट घरानों की फंडिंग के दम पर कई सौ करोड़ रुपया कॉरपोरेट घरानों से लेकर जब हम अपने चुनावी सभाओं में खर्च कर रहे हैं, तो अगर हमको एक्सीडेंटली या कहें कि फॉर्चुनेटली कोई अगर सत्ता मिल भी जाती है, तो हम उस वर्ग का ध्यान रख के नीति बना पाएंगे या उन कॉरपोरेट घरानों को ध्यान में रख के नीतियां बनाएंगे जिन्होंने हमको फंडिंग की है चुनाव के दौरान? यही तो सबसे बड़ा अंतर विरोध है। वाशिम जी, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। पहली बात, भारत के राजनीतिक पटल पर सही अर्थों में गरीब से भी गरीब आदमी सत्ता के शिखर के पद का उम्मीदवार है। नरेंद्र मोदी, जिसने स्वयं ट्रेनों में चाय बेची है, संघर्ष और गरीबी को देखा है, आज वह गरीब आदमी सबसे धनी रैलियों के बीच बोल रहा है। यह अंतर्विरोध समझने की आवश्यकता है।
और उसे समझने के साथ ही हम कुछ उस राजनीतिक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं जो आपके प्रश्न में निहित है कि जब हम इन लोगों के बल पर अपने सारे इंतजामात करेंगे राजनीति के, तो फिर जब निर्णय का अवसर हमारे हाथों में होगा तो क्या करेंगे? निश्चय है उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप फैसले होंगे। एनसीपी और कांग्रेस के बीच में हर चुनाव के पहले देखा जाता है कि लव एंड हेट का रिश्ता दिखाई देता है, चाहे महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हो या देश का चुनाव हो। इसके पीछे क्या कारण है? कहा जाता है कि आप और खासतौर से शरद पवार जी और आप दोनों लोग कांग्रेस पार्टी को हमेशा टेंटर हुक पर रखना चाहते हैं। नहीं, वो बिल्कुल सही नहीं। कांग्रेस पार्टी ही हमेशा अपने सहयोगी दलों के साथ अनुचित व्यवहार करती है। कभी भी उन्होंने गरिमामय रिश्ता नहीं रखा। आप देखिए यूपीए 2 में भी हम लोगों ने बहुत मांग की, तब एक समन्वय समिति बनी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग ही नहीं होती है। कोई विषय जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में आना चाहिए, जब विषय पर विचार कर लिया जाए, तमाम नीतिगत फैसले हैं जो कर लिए जाएं, जिसपे कोई फिर इतराज नहीं होगा, उससे यूपीए मजबूत होगा। कांग्रेस पार्टी वो नहीं करती है। जहां तक अलायंस पार्टनर के साथ व्यवहार करने का प्रश्न है, उसमें वो हमेशा हमको दबाने की कोशिश करते हैं। किस तरह एनसीपी को अलग थलग रखा जाए, किसी भी बड़े विषय पर उन्होंने विचार नहीं किया। इस तरह व्यवहार करते हैं जैसे एक पार्टी का राज हो, जबकि ये गठबंधन सरकार है। सबसे विचार अपने से भी नहीं सीखते वो। यूडीएफ जैसे केरला में है, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कोलिशन चल रहा है, गठबंधन चल रहा है। हम उसके खिलाफ हैं केरला में, लेकिन फिर भी गठबंधन, चाहे वो यूडीएफ हो या एलडीएफ हो, दोनों गठबंधन केरल में बहुत तरीके से चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उससे भी नहीं सीखना चाहती। तो आपको लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी गठबंधन की राजनीति करने में पूरी तरह विफल रही है? गठबंधन के व्यवहार में पूरी तरह विफल रही है। उस पर मुझे उर्दू की एक रुबाई याद आती है कांग्रेस के साथ गठबंधन के व्यवहार पर। हो न अहबाब दुश्मनों के कभी, मेरे नादान साथियों की तरह। हो न अहबाब दुश्मनों के कभी, मेरे नादान साथियों की तरह। मुझको अपनों ने ही कुचल डाला, राजा पोरस के हाथियों की तरह। बहुत खूब। तो यहां रुकेंगे, लेकिन जल्द लौटते हैं। गांधी राजीव गांधी का कर्म क्षेत्र रहा है। चुनाव क्रांति के रूप में होगा, राजनीति में आंदोलन देखने को मिलेगा। कोई कहता है कि हम वंशवाद खत्म कर देंगे, कट्टर सोच नहीं, अब हमें युवा जोश चाहिए। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव के इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन इन सब के बीच अमेठी वासियों की किसी ने सुनी? खुशहाली और विकास की नई दास्तां, शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों और आम आदमी के सपनों को हकीकत में बदलने की ईमानदार कोशिशों के तहत उत्तराखंड की बहुगुणा सरकार की कामयाबियों की फेहरिस्त में एक और इजाफा। केंद्र सरकार द्वारा पारित लोकपाल कानून की तर्ज पर उत्तराखंड में भी अब लागू हुआ लोकपाल कानून, जिसकी परिधि में स्वयं रहेंगे राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल। आज उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसने संसद द्वारा पारित लोकपाल की तर्ज पर लोक आयुक्त कानून बनाया। समाज सेवी अन्ना हजारे की भावनाओं के अनुरूप ही राज्य में लोकायुक्त कानून के साथ लागू हुआ सेवा का अधिकार कानून भी। तो सेवा का अधिकार कानून हमने बनाया है, और कानून बनने से मैं कह सकता हूं कि एक आदमी एक बात सोचेगा कि अब एक उसके तो चारों तरफ ऐसा घेरा बन रहा है कानून का कि जो भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा। ये कदम गवाह है कि अनुभवी नेतृत्व खुशहाली की नई राहें खोलना जानता है। काश
काश ड्रीम नियो ली होती और 110 सीसी इंजन होता, 74 किलोमीटर की माइलेज मिलती, गजब होंडा टेक्नोलॉजी होती, अक्षय से मिलता, फैमिली को विदेश घुमाता, ड्रीम नियो की एड में आता। क्यों तुम मत करना ये गलती। पेश है ड्रीम नियो, अक्षय से मिले विदेश भी जाएं ऑफर। जल्दी करें, होंडा डीलरशिप जाएं। और चलिए अब बात करते हैं विदेशी कुछ खबरों की। और अमेरिका में इस बार सर्दी का सितम खत्म होता नजर नहीं आ रहा। एक बार फिर बर्फीली तूफान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मंगलवार को कई इलाकों में पारा -34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिसके बाद 3 प्रांतों में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई, जबकि स्कूलों और सरकारी दफ्तरों को भी बंद किया गया है। अमेरिका में मौसम का बिगड़ा मिजाज लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है। साल की शुरुआत से बर्फीले तूफान और ठंड के कहर का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी भी जारी है। आर्कटिक से चल रही बर्फीली हवाओं ने अमेरिका के दक्षिणी प्रांतों में कहर बरपाया है। मंगलवार को यहाँ कई इलाकों में पारा -34 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। हालात को देखते हुए लुसियाना, मिसिसिपी और नॉर्थ कैरोलिना में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। वहीं न्यू ओरिलेंस के लोगों ने सालों बाद पहली बार बर्फबारी देखी और यहाँ का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हाड़ कपा देने वाली ठंड को देखते हुए कई प्रांतों में स्कूल और सरकारी दफ्तरों को बंद कर दिया गया है। रनवे पर बर्फ की मोटी चादर बिछी होने की वजह से 3000 ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया, जबकि कुछ विमान देरी से उड़ान भर रहे हैं। वहीं रेल और सड़क यातायात पर भी बर्फबारी का असर साफ नजर आ रहा है। सड़कें बंद होने की वजह से लोगों को जरूरत का सामान भी नहीं मिल पा रहा है। लुसियाना और टेक्सास में सड़कों और पुलों पर बर्फ की मोटी परत बिछी है, जबकि ऑस्टिन में खराब हालात की वजह से 150 सड़क हादसों की खबर है। हालांकि इन हादसों में जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि नॉर्थ और साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया और वर्जीनिया में अभी और बर्फबारी हो सकती है। आर्कटिक से चल रही बर्फीली हवाओं के साथ बारिश ने अमेरिका के हालात बिगाड़ कर रख दिए हैं। बर्फीले तूफान ने एक बार फिर लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं और मौसम का ये बदला मिजाज खुशी से ज्यादा परेशानी का सबब बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बोलीविया में बाढ़ से अब तक के सबसे बुरे हालात हैं। सरकार को इमरजेंसी का ऐलान करना पड़ा है। 2 महीने से जारी बाढ़ से अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये भयानक मंजर साउथ अमेरिकन देश बोलीविया का है। देखिए, कार से नदी पार कर रहे इन लोगों पर गौर कीजिए। देखिए, अचानक ये आई पानी की लहर, कार डूब रही है और कार में सवार लोग जान बचाने के लिए कार की खिड़कियों पर चढ़ रहे हैं। कार पानी में डूब गई। हालांकि कार सवारों की किस्मत अच्छी थी कि किसी तरह वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। बोलीविया में किस्मत सभी की अच्छी नहीं थी। कुछ ऐसे लोग भी थे जो बाढ़ की भेंट चढ़कर अपनी जान गंवा बैठे। राहत कार्य में लगे लोग मड स्लाइड में दब गए लोगों की तलाश में लगे हुए हैं। कुछ लोग अपनी जान बचाने में कामयाब हुए, लेकिन उन्हें इस बात का दुख है कि वो अपने रिश्तेदारों को नहीं बचा सके। मेरे जिन रिश्तेदारों की बाढ़ में मौत हो गई, मैं उनके पास नहीं रहती थी। जब मड स्लाइड आया तो लगभग मैं और मेरी बेटी उसमें पूरे फंस चुके थे। साउथ अमेरिकन देश बोलीविया में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। बोलीविया इस दौरान भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। सरकार के मुताबिक अब तक बाढ़ से मारे गए लोगों की गिनती 8 पहुंच चुकी है। करीब 20,000 परिवार बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। एक अनुमान के मुताबिक बरसात के मौसम में अक्टूबर से अब तक करीब 43 लोगों की मौत हो चुकी है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक 337 नगरों में 80 बाढ़ से प्रभावित हैं। बोलीविया में हालात अब तक सामान्य नहीं हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे आप देख सकते हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, रफ्तार का सफर, हर धारदार खबर देखिए नॉन स्टॉप इंडिया, सुबह 10:30 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे, सिर्फ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।
अपना प्रदेश अपना देश। प्रायोजक हैं क्विकनिक तंबाकू चबाने से आजादी, KEI वायर्स एंड केबल्स, महिंद्रा सेंचुरो इट्स ग्रेट टू बी मी और इयॉन इलेक्ट्रिक। 2014 के सियासी महासमर में जमीन ही ना रहेगी हमारी तो विकास का हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ अपहरण उद्योग बन गया है, लूट उद्योग बन गया है। कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का मिजाज? पलायन मुक्त पीढ़ी देखना चाहते हैं जब सरोकार से दूर हो सरकार। यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर पूरे उत्तर प्रदेश में खराब है, तो हम बनेंगे आपकी आवाज। रोज शाम 7:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। प्रायोजक हैं पर्ल इंफ्रास्ट्रक्चर टचिंग हार्ट्स बिल्डिंग कॉन्फिडेंस और TVS जुपिटर। मुजफ्फरनगर के राहत कैंप को कब्रिस्तान पर ही बसा दिया गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं सब, इस वजह से परेशानी उठानी पड़ रही बहुत ज्यादा। हमारा दर्द जानो, हमारे अंदर कितना दर्द घुस रहा है। वोटरों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जाते हैं। हमारी पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसने जो वादे किए वो पूरे किए। वही बनाएंगे, कहाँ वादा पूरा किया आपने? भारत भाग्य विधाता, लोकतंत्र का मेकओवर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन के अटकलों के बीच प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष यशपाल आर्या ने जल्द संशय दूर करने की मांग की है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस में चल रही इस उठापटक पर कहा कि कांग्रेस में कुर्सी की लड़ाई चल रही है, उन्हें जनता की फिक्र नहीं है, लिहाजा जनता त्रस्त है। उधर राज्य विधानसभा के अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने भी अनिश्चितता को प्रदेश के हित में नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि नेतृत्व परिवर्तन के अटकलों से राज्य में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं, लिहाजा स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। अल्मोड़ा से सोमेश्वर से बीजेपी के विधायक अजय टमटा ने खुद पर लगाए जा रहे आरोपों को राजनीतिक बताया। उनके मुताबिक लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और वो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रबल दावेदार हैं। ऐसे में उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस समय बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड कांग्रेस में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। आज उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी संजय कपूर ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मुलाकात की और इसके बाद कहा कि कल तक स्थिति साफ हो जाएगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर लंबे समय से अटकलें चल रही थी। इससे पहले सुबह मुख्यमंत्री ने अपने करीबी 4 लोगों को दायित्व बांटे। उधर कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री के नाम को आलाकमान ने फाइनल कर दिया है और औपचारिक घोषणा भी जल्द कर दी जाएगी। माना जा रहा है कि कल मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं और उनकी जगह कांग्रेस आलाकमान ने हरीश रावत को जिम्मेदारी देने का मन बना लिया है। तो इस समय बड़ी खबर आ रही है। लगातार उत्तराखंड में कई दिनों से उठापटक का दौर जारी है। कांग्रेस खेमे के भीतर मुख्यमंत्री से नाराज खेमा कभी दिल्ली में आला कमान को बेचैन करता तो कभी उत्तराखंड में खुद बेचैन हो जाता और इन सब के बीच जो राज्य का कामकाज है वो बीते कई महीनों से ठंडा पड़ा हुआ है। यहां तक कि उत्तराखंड में जो आपदा आई उसके बाद जो राहत कार्य हुए उसमें भी तमाम कोताही बरती गई। देशी विदेशी सैलानी तो परेशान हुए ही, साथ ही उत्तराखंड के